4 साल पहले दुनिया के सबसे महान टैलेंटेड डॉक्टर स्किनर ने हपना नामक एक मिराक्युलस दवा का आविष्कार किया था। ये एक बेहतरीन पेन किलर दवा थी जिसने इंसानों को किसी भी तरह के दर्द से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। और चूंकि ये सस्ती थी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, इसने तुरंत वैश्विक दवा बाजार पर कब्जा कर लिया। हपना वो दवा बन गई जिसने दुनिया को बचाया। लेकिन फिर एक दिन सबको पता चलता है कि उसी दवा के बजाय सबके पास केवल 30 डेज का जीवन बचा है। दुनिया को बचाने के लिए कुछ क्रिमिनल्स की एक टीम बनाई जाती है, एक तरह की एवेंजर्स टीम। लेकिन क्या ये वाकई सही है? इसी दौरान एक दिन स्किनर बिना किसी निशान के गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्या करने की योजना बना रहा था। इन सबसे बेपरवाह 23 वर्षीय एक्सेल गिलबर्ट इस समय कई क्राइम्स के लिए 888 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और एक सुबह जब वो अपनी नियमित कसरत कर रहा होता है तो जेल का गार्ड उसे बताता है कि उसके यहाँ एक विजिटर आया है। गार्ड एक्सेल को मीटिंग एरिया में ले जाता है जहां हर्ष नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला उसका इंतजार कर रही होती है। एक्सेल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो एक लॉयर है जो उसकी मदद करके फेम पाने की कोशिश कर रही है या फिर उसे चुप कराने के लिए भेजा गया एक असैसिन। हर्ष उसे बताता है कि वो दोनों ही तरह की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक्सेल से कहती है कि वो उससे एक फेवर मांगने आई है और अगर वो उसकी मदद करने के लिए अग्री हो जाए तो वो आजाद हो जाएगा। एक्सेल को क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या चाहती है और हर्ष उससे पूछता है कि क्या वो हपना और डॉक्टर स्किनर के बारे में जानता है। वो उसे बताती है कि स्किनर 3 साल पहले वैनिश हो गया था, लेकिन अब अचानक वापस आ गया है और उसके एक संदेश ने दुनिया में केओस मचा दी है। हर्ष एक्सेल को एक वीडियो दिखाता है जो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ अपलोड किया गया है और उसमें स्किनर कहता है कि अगर कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता तो वो मूल रूप से मर चुका है। वो मानवता को हापना पर निर्भरता के कारण एक डेड स्पीसीज कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें हमेशा से लगता था कि मनुष्य एक डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज है जो केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करती है और इस प्रक्रिया में अपने एनवायरनमेंट को नष्ट कर देती है। वो घोषणा करते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने और जहां भी जाए दुर्भाग्य फैलाने का अधिकार नहीं है और इसीलिए उन्होंने हपना का विकास किया। स्किनर कहते हैं कि हपना कभी भी केवल एक पेन रिलीफ ड्रग नहीं थी। उसने इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया था कि एक बार सेवन करने के बाद ये मानव शरीर में बना रहे और 3 साल तक इंतजार करने के बाद ये एक लीथल पॉइजन में बदल जाए जो किसी को भी मार डाले। इस जहर को शरीर से निकालने का कोई तरीका नहीं है और इंसान 30 दिनों के बाद मरना शुरू कर देगा। हालांकि अपना संदेश समाप्त करने से पहले स्किनर कहता है कि उसके पास हापना का इलाज है और अगर कोई उसे 30 दिनों के भीतर ढूंढ ले तो मानवता को अभी भी बचाया जा सकता है। इस वीडियो से पूरी दुनिया में दहशत और अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन एक्सेल को इसकी जरा भी परवाह नहीं। हर्ष उसे बताती है कि वो स्किनर को निजी तौर पर जानती है और अतीत में वो सचमुच एक सेंट था। वो उससे कहती है कि वो स्किनर को ढूंढने की कृपा करे। लेकिन तभी जेल का गार्ड एक्सेल को उसकी कोठरी में वापस ले जाने के लिए वहां पहुंचता है क्योंकि मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। एक्सेल सहयोग करने का नाटक करते हुए उठता है, लेकिन फिर अचानक गार्ड को पीछे धकेल देता है। गार्ड जवाब में अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन एक्सेल अपनी कलाबाजी से उसे निहत्था कर देता है और फिर उसे गिरा देता है। फिर वो बंदूक उठाता है और बाकी गार्ड्स के कुछ कर पाने से पहले ही हर्ष पर तान देता है। उसे बंधक बनाकर वो गार्ड से अपनी हथकड़ियां खुलवाता है और फिर डिलीवरी रोबोट्स के ऊपर से कूदकर भाग जाता है और उन गार्ड से बचता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक गार्ड उसके पैर पकड़ लेता है, जिससे एक्सेल उसे 2 मंजिल नीचे फेंक देता है और फिर दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है जहां और पुलिस वाले उसे रोकने आते हैं। एक्सेल आसानी से उन्हें हरा देता है और फिर रेलिंग पार करके जेल के दूसरे हिस्से में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां एक और गार्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। गार्ड उसका गला धातु की रेलिंग से दबाता है, लेकिन तभी एक्सेल अपनी नेकटाई खींचता है, अपना सिर धातु पर पटक देता है और भाग निकलता है। कुछ और गार्डों को गिराने के बाद एक्सेल जेल की दीवार पर चढ़ जाता है और एक एयर वेंट की ग्रिल पर गोली चलाकर अपने लिए रास्ता बना लेता है। वो वेंट के सहारे जेल की छत पर पहुंच जाता है और भागने लगता है, लेकिन हर्ष अपने ड्राइवर डग को बुलाकर उसका पीछा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि वो पकड़ा जाए। डग और हर्ष अपनी हाईटेक कार से एक्सेल का पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो अपनी तकनीकी सहायता एलेना को आदेश देती है कि वो पुलिस के सभी कम्युनिकेशंस और जीपीएस पर नजर रखे ताकि अगर एक्सेल उनसे पहले मिल जाए तो उसे बचाया जा सके। इस बीच स्किनर का वीडियो सामने आने के बाद पूरी दुनिया में पैनिक मचने लगती है। हपना से नाराज लोगों ने कई जगहों पर राइड शुरू कर दिए हैं और दवा कंपनियों में आग लगा दी है। हालांकि अमेरिकी सरकार और दुनिया भर की सभी सरकारें हापना का विश्लेषण करने और इसका इलाज खोजने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को लगा रही हैं, फिर भी 30 दिनों के भीतर इसका इलाज मिलने की होप बहुत कम है। सभी दवा कंपनियां अपने आउटलेट से हापना को वापस बुला रही हैं और वैश्विक स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी बात से एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो सड़कों पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे वो अभी जेल से भागा ही ना हो। एक पुलिस वाला अचानक उसे उसकी जेल की वर्दी की वजह से रोकता है, लेकिन एक्सेल उसे बस यही बताता है कि उसके जैसे यूथ में यही नया फैशन चलन में है।
वो फूलिश उसकी बात पर पूरा यकीन कर लेता है और जब तक उसे एक कैदी के जेल से भागने की खबर मिलती है, एक्सेल नए कपड़े खरीदने के लिए कपड़ों की दुकान में पहुंच चुका होता है। इसी बीच बेबीलोनिया शहर में एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हिर्श को बताता है कि वे हपना का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्किनर की जीनियस के आगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों का सामूहिक प्रयास भी नाकाफी है। हिर्श कहती है कि उनका एकमात्र विकल्प स्किनर को ढूंढना है और उसने इसके लिए अपनी ड्रीम टीम लगभग तैयार कर ली है, लेकिन आखिरी आदमी अभी भाग रहा है। वो वादा करती है कि वो उसे दिन के अंत तक ढूंढ लेगी और अधिकारी उसे बताता है कि उसकी टीम मानवता की आखिरी होप हो सकती है। कुछ घंटों बाद जब एक्सेल एक रेलवे स्टेशन से गुजर रहा होता है, सिक्योरिटी कैमराज उसे भगोड़े के रूप में पहचान लेते हैं और सभी स्क्रीन पर तुरंत उसकी तस्वीर दिखाई देती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। वो इसे एक चैलेंज के रूप में लेता है और पुलिस और सिक्योरिटी ड्रोन्स को चकमा देते हुए स्टेशन से भागना शुरू कर देता है। हालांकि तकनीकी सहायता विभाग की एलेना को इसकी सूचना मिल जाती है और वो तुरंत हिर्श की टीम के बाकी सदस्यों से एक्सेल के स्थान के बारे में संपर्क करती है। जैसे ही एक्सेल स्टेशन से दूर पार्किंग में जाता है, बाइकर गर्ल क्रिस उसके स्थान की ओर जाती है, जबकि डग अपनी टीम के आखिरी सदस्य लीलैंड को लेने जाता है। एक्सेल इमारतों और छतों से छलांग लगाता है, रास्ते में आने वाले ड्रोनों को चकमा देता और चकनाचूर करता है, लेकिन एलेना को अंदाजा हो जाता है कि वो 5 मिनट में कहाँ जाएगा और डग क्रिस को वहां तैयार रहने को कहता है। वो उसे एक्सेल को उत्तर दिशा में ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे उस पर फायर करने की इजाजत है और क्रिस बस यही सुनना चाहता है। वो एक्सेल के एक्रोबैटिक्स दिखाने का इंतजार करती है क्योंकि वो एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर पहुंचता है और जैसे ही वो उसकी पहुंच में आता है, वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर उसे अपने से दूर ऐसी जगह भागने से रोकती है जहां डॉग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉग लीलैंड से ड्रोन से उसकी मदद करने के लिए कहता है और फिर एक इमारत पर चढ़ जाता है। जल्द ही एक्सेल उसी इमारत की छत पर पहुंच जाता है जहां कूदने के लिए कोई जगह नहीं होती और डॉग उस पर बंदूक तान देता है और उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है। एक्सेल हाथ ऊपर करके उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वे दोनों पास पास की लड़ाई में लग जाएं, लेकिन डग उसकी चालों से वाकिफ है। वो एक्सेल से कहता है कि उसके ताने काम नहीं आएंगे और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि एक्सेल उसे बताता है कि कोई न कोई वे आउट जरूर होता है और फिर छत से कूद जाता है। डग घबरा जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी एक्सेल लीलैंड का ड्रोन पकड़ लेता है और उसे एक ट्रक पर सुरक्षित उतार देता है। वो बिना किसी परेशानी के जमीन पर उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वो भागने ही वाला होता है, क्रिस उसे आवाज देती है और खुशी खुशी उसकी तस्वीरें खींचती है। वो एक फैन की तरह व्यवहार करती है और कहती है कि उसने अभी अभी पार्कर का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया है जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो उसके साथ एक सेल्फी की मांग करती है और एक गुप्त मंदबुद्धि होने के नाते एक्सेल उसे मना नहीं कर पाता। हालांकि यही उसकी एकमात्र मिस्टेक साबित होती है क्योंकि क्रिस अपने ब्रेसलेट से उसे बेहोश कर देती है और एक्सेल बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो खुद को एक नाई की दुकान में पाता है और एलेना एक कोने में छिपी होती है। एक्सेल उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके सामने लगा आईना एक पर्दा बन जाता है और उसके जरिए हिर्श एक्सेल का टीम लाजरस में स्वागत करता है, जो मानवता को बचाने वाले लोग हैं। एक्सेल तुरंत अपने हाथ से एक ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हिर्श उसे बताती है कि वो उसे नहीं उतार सकता क्योंकि वो एक ट्रैकर है जो उसे हर समय उसकी जगह की जानकारी देता रहेगा। एक्सेल कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाता है और पाता है कि सबके हाथ में एक जैसा ब्रेसलेट है। उसे एहसास होता है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह का रेबल है और हिर्श उसे बताती है कि भगोड़ों से हीरोज बनने का यही सुनहरा मौका है। वो एक्सेल से पूछती है कि क्या वो आजाद इंसान बनकर अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जीना चाहता। जवाब में वो सबको चौंकाने के लिए बस एक हैंडस्टैंड करता है और फिर क्रिस की तरफ कूदता है और उसे कुछ समझ आने से पहले ही उसकी बंदूक छीन लेता है। वो उसे उसके सिर पर तान देता है और हिर्श से कहता है कि अगर उसे अपनी टीम की कद्र है तो वो उसके हाथ से ब्रेसलेट उतार दे। हालांकि हिर्श फिर से उसकी चालों में नहीं फंसती और वो ब्रेसलेट से उसे चौंका देती है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर वो एक्सेल को चेतावनी देती है कि अगर उसने जबरदस्ती ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसका हाथ जल जाएगा और अगर उसे कुछ हो गया तो उन सभी को भी यही तकलीफ होगी। एक्सेल को एहसास होता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए वो झट से उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और हिर्श ये सुनकर खुश हो जाता है। वो अपनी तरफ से वीडियो कॉल खत्म करती है और फिर एक्सेल कहता है कि अगर उन्हें स्किनर मिल जाए तो उन्हें हापना के लिए वैक्सीन बहुत ऊंची कीमत पर बेचनी चाहिए। क्रिस तुरंत उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन डो ये कहते हुए इस विचार को खारिज कर देती है कि वे यहाँ निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए हैं। एक्सेल जवाब देता है कि इस टाइमलाइन का एवेंजर्स होना भी बुरा नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले वो पूछता है कि क्या टीम में किसी ने कभी हापना का इस्तेमाल किया है। पता चला कि उन सभी ने इसका इस्तेमाल या तो दवा के तौर पर किया था या फिर नशे के लिए। इसके बाद डो एक्सेल को उनके बेस के चारों ओर घुमाता है और साफ साफ बताता है कि उसे वो पसंद नहीं है। एक्सेल को इसकी परवाह नहीं, लेकिन उसे इस बात की परवाह है कि इस दुनिया के एवेंजर्स होने के बावजूद उनका अड्डा एक जर्जर नाई की दुकान है।
हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि दुकान का जर्जर रूप बस एक दिखावा है और ये एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर से सुरक्षित है। इसके बाद डॉग उसे अपनी कारों को बाहर निकालने का तरीका दिखाने के लिए अपने गैराज में ले जाता है और फिर वे अपनी पहली टीम ब्रीफिंग करने के लिए लौटते हैं। वहां डॉग सभी को स्किनर के जन्म से लेकर कॉलेज जीवन तक के जीवन के बारे में बताता है, लेकिन क्रिस उसे बीच में ही रोक देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह हिस्सा उबाऊ है। वो डॉग से स्किनर के पर्सनालिटी के बारे में पूछती है क्योंकि इससे उन्हें बेकार की बातों के अलावा उसके बारे में और भी कुछ जानने में मदद मिलेगी। डॉग इस पर नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात मान लेता है और बताता है कि स्किनर ने 3 बार नोबेल प्राइज जीता था, लेकिन सारा पैसा दान में दे दिया था। वो सादगी से रहता था और उसने अपने आविष्कारों के पेटेंट भी छोड़ दिए थे ताकि हर कोई उन्हें सस्ते में पा सके। इसके बाद हिर्श समूह में शामिल हो जाती है और सबको बताती है कि स्किनर पीस एंड इक्वालिटी के एक बड़े पैरोकार थे। उन्होंने कई बार विश्व नेताओं से बेहतर करने का आग्रह किया, लेकिन उन्हें कभी भी मनचाहा जवाब नहीं मिला। वो टीम को स्किनर का यूनाइटेड नेशंस असेंबली को संबोधित करते हुए एक वीडियो दिखाती है जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि 3 साल में उत्तरी ध्रुव की बर्फ को अपूरणीय क्षति पहुंच जाएगी। उन्होंने सभी से इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय पृथ्वी की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, लेकिन कई देश उनके भाषण के बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। विश्व नेताओं को समझाने की इस असफल कोशिश के बाद स्किनर अचानक डिसअपियर हो गए। टीम का कहना है कि स्किनर का नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और फिर लेलैंड कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट खोजता है जहां उन्हें दुनिया भर के अजनबियों की मदद करते हुए देखा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा नेक इंसान इंसानियत को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन हिर्श कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किनर के वैनिश होने के बाद से उसके ठिकाने के बारे में किसी को कोई सुराग नहीं मिला है और वो टीम से कहती है कि उसे सबसे पहले ढूंढना होगा। अचानक एलेना उसे बीच में ही टोकती है और कहती है कि शायद उसे स्किनर के बारे में कोई सुराग मिल गया हो। बाकी समूह तुरंत अपनी आलीशान कारों में बेस से निकल जाते हैं, जबकि एलेना और हिर्श बेस पर ही रुक जाते हैं। एलेना सबको बताती है कि 8 साल पहले स्किनर एक कंपनी से एक सर्वाइवल शेल्टर लाया था जहां अभी कॉल या इंटरनेट के जरिए संपर्क नहीं किया जा सकता। हिर्श एक्सेल और क्रिस को शेल्टर देखने के लिए कहता है और डग और लेलैंड को कंपनी मुख्यालय जाने के लिए कहता है। फिर वो एलेना को दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास तक पहुंचने और स्किनर के लिए फेशियल रिकग्निशन स्कैन करने का आदेश देती है, भले ही पिछले 3 सालों में उसने अपना रूप बदल लिया हो। एक तरफ क्रिस एक्सेल से पूछती है कि वो किस जुर्म में जेल में था और उसकी सजा कितने साल की थी। जैसे ही वो उसे बताता है कि उसे 888 साल जेल में रहना होगा, क्रिस घबरा जाती है और उसे कार से धक्का दे देती है। वो एक्सेल पर बंदूक तानते हुए कहती है कि वो किसी पागल के साथ नहीं जा रही है जिसे इतनी बड़ी जेल की सजा मिली हो। एक्सेल उसे शांत रहने के लिए कहता है और क्रिस पूछता है कि उसने ऐसा कौन सा हीनस क्राइम किया है कि उसे इतनी सजा मिलनी चाहिए। वो उसे बताता है कि उसे शुरू में सिर्फ 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हर बार जब वो जेल से भागता था तो उसकी सजा दोगुनी हो जाती थी और जब तक उसे पता चलता उसकी सजा इतनी हो जाती थी। क्रिस ये सुनकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि आखिर वो इतनी बार जेल से क्यों भागता है। एक्सेल जवाब देता है कि ये उसका हॉबी है। दूसरी ओर लेलैंड को ये जानने की उत्सुकता होती है कि डग टीम में कैसे आ गया। वो जवाब देता है कि उसने बस कुछ छोटे मोटे अपराध किए थे जिनकी वजह से उसे जेल हुई। लेलैंड कहता है कि उसने कुछ छोटी मोटी चोरियां भी की थीं जिनकी वजह से उसे मुसीबत में फंसाना पड़ा। डॉग उसे नौसिखिया कहता है और फिर बताता है कि अगर उनकी टीम में किसी ने वाकई गंभीर अपराध किए हैं तो वो एलेना है, जो एक कुख्यात ग्लोबल हैकर थी। लेलैंड पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे एलेना एक शांत और शर्मीली लड़की लगती है, लेकिन डॉग उसे बताता है कि वो उनकी टीम की सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड है। इसके तुरंत बाद क्रिस और एक्सेल स्किनर के अपोकलिप्स शेल्टर पहुंचते हैं और लेलैंड और डॉग कंपनी के मुख्यालय पहुंचते हैं। उन्हें दोनों जगह वीरान लगती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कंपनी के दफ्तर में कोई उन पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रहा है और किसी और ने उस जगह की तलाशी ले ली है। डग और लेलैंड कंपनी के मुख्यालय में घुसते हैं और पाते हैं कि कंप्यूटर हाल ही में काम कर रहे थे। जैसे ही लेलैंड उस जगह की तलाशी लेने की कोशिश करता है, एक आदमी उसे बंधक बना लेता है और डग से पूछता है कि वो उसे बताए कि उनका बॉस कहाँ है। डॉग को समझ नहीं आता कि वो आदमी क्या चाहता है। तभी अचानक एक मोटा आदमी बंदूक तानकर इमारत में घुस आता है और कंपनी के मालिक से कहता है कि अगर वो अपने कर्मचारियों को नहीं मरना चाहता तो बाहर आ जाए। ये सुनकर सब और भी उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी डॉग को पता चलता है कि दोनों लोग डेट कलेक्टर्स हैं जिनका शेल्टर कंपनी के मालिक से कोई लेना देना है। दूसरी ओर एक्सेल और क्रिस खाली शेल्टर के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि बिजली जनरेटर अभी भी काम कर रहा है। वे हर कमरे की तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे अपनी तलाश जारी रखते हैं और अचानक उन्हें लगता है कि कोई कोने में छिपा है। उन्हें एक आदमी कुर्सी पर बेहोश पड़ा मिलता है और उसके पैरों के पास हिप्ना की खाली बोतलें पड़ी हैं। वे तुरंत उसे एक कोने में ले जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला स्किनर है। एक्सेल तय करता है कि पता लगाने का एकमात्र तरीका उसे जगाना है। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, कोई रशियन भाषा में चिल्लाने लगता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है।
एक्सेल और क्रिस एक गलियारे में छिप जाते हैं और तभी अचानक एक और समूह वहां पहुंच जाता है जो मैक्सिकन भाषा में चिल्ला रहा है और रूसियों पर गोलियां चला रहा है। क्रिस को चिंता होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक्सेल मजे लेने लगता है। वो अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि यही उसका लकी चार्म है जो उसे अजय रखता है, और फिर गोलियों की बौछार से बेपरवाह होकर कमरे के बीचों बीच भाग जाता है। क्रिस को लगता है कि वो पागल है, लेकिन उसके पास गैंगस्टरों और कार्टेल के सदस्यों से निपटने में उसका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे उन सभी को बेहोश कर देते हैं और आश्रय के बीच बेहोश पड़े उस आदमी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी डी और FBI अपने लक्ष्यों को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे एक्सेल और चोर्च से अपने हथियार नीचे गिराने को कहते हैं, लेकिन एक्सेल उन्हें बताता है कि वो लाजरस से है और उनसे हथियार नीचे गिराने को कहता है। सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी लाजरस के बारे में नहीं सुना था। तभी क्रिस लाइट जला देती है ताकि सब देख सकें कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो ऐसा करती है, कुर्सी पर बैठा आदमी जाग जाता है और तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सभी से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उनके पैसे वापस कर देगा। वो एक्सेल के पैर से लिपट जाता है और उससे बचाने की विनती करता है, लेकिन बदले में एक्सेल उसे इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वो खून से लथपथ हो जाता है। फिर वो तुरंत DNA टेस्ट करवाता है ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो स्किनर नहीं है, और आश्रय में मौजूद सभी लोग निराश हो जाते हैं। पता चलता है कि वो व्यक्ति आश्रय कंपनी का मालिक था जो स्किनर के बंकर में कर्ज वसूलने वालों से छिपा हुआ था। दूसरी ओर लेलिन डेट कलेक्टर्स की कहानियां सुनकर उनसे घुल मिल जाता है और डग को क्रिस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे लगता है कि सर्च ऑपरेशन आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में ये कितना मुश्किल हो जाएगा। अपने अड्डे पर वापस आकर एलेना को अचानक एक सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में स्किनर दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक दुनिया भर के हजारों कैमरे एक साथ स्किनर का चेहरा दिखाने लगते हैं। एलेना और हिर्श दोनों को उलझन में डालते हुए बाकी टीम जल्द ही बेस पर लौटती है और उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर में पहले से ही 1 लाख स्किनर मौजूद हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। डॉग को एहसास होता है कि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करके स्किनर के चेहरे बदल दिए होंगे, लेकिन एलेना उसे बताती है कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इन लोगों के सभी बायोमेट्रिक साइंस और यहाँ तक कि थर्मल इमेजिंग भी स्किनर जैसे ही है। एलेना कहती है कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 हैकर्स को जानती है जो ऐसा कर सकते हैं और वो उनमें से एक है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन हिर्श एलेना से कहता है कि वो दोनों हैकरों का पता लगाए ताकि पता चल सके कि उनमें से कौन स्किनर की मदद कर रहा है। वो ये भी कहती है कि अगर स्किनर इंटरनेट पर बेतरतीब लोगों पर अपना चेहरा चिपकाकर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और वो अब भी वैसा ही दिखता है जैसा वो 3 साल पहले था। हिर्श लेलैंड और क्रिस को स्किनर के घर क्लूज ढूंढने के लिए भेजता है, जबकि डॉग एक्सेल को अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने ले जाता है जिन्होंने स्किनर के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। एक्सेल अपनी खुशी का दिखावा करता है और फिर शिकायत करने लगता है कि वो उसके बजाय उस फेयर स्किन लेडी के साथ काम करना ज्यादा पसंद करेगा, और डॉग भी यही कहता है। क्रिस और लेलैंड जल्द ही स्किनर के घर पहुंच जाते हैं और खुद को एक हाउस क्लीनिंग यूनिट का मजदूर बताते हैं। हालांकि वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी है और पुलिस उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। लेलैंड उन्हें बस इतना बताता है कि अगर वे उन्हें बिना काम किए वापस भेज देंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे और वो उन्हें चालान भेज देगा। पुलिस पूंजीवाद के डर से लड़ नहीं पाती और उन दोनों को घर में घुसने देती है। लेलैंड और स्किनर घर साफ करने का नाटक करते हुए कुछ भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बस एक सोफे के अंदर रखी एक अजीब सी पिल मिलती है। दूसरी ओर डग को अपने प्रोफेसर के बारे में उस अस्पताल में कोई सुराग नहीं मिलता जहां वो काम करता था। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं और उनके होमलेस होने की अफवाहें भी उड़ रही हैं। एक्सेल उसे बताता है कि ये उसकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है और अगर प्रोफेसर सचमुच सड़कों पर रह रहा है तो वो उसे ढूंढ सकता है। वो डॉग को पुल के नीचे एक स्लम एरिया में ले जाता है और उसे जेरी नाम के एक लड़के के बारे में बताता है जिससे उसकी दोस्ती जेल में हुई थी। वे सभी से जेरी के बारे में पूछना शुरू करते हैं क्योंकि उसे लीडर माना जाता है, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। वे एक्सेल को बताते हैं कि उनकी लीडर जिल नाम की एक लड़की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिल तो बस जेरी है क्योंकि उसने अपने हार्डवेयर में बदलाव करके जेंडर ट्रांजिशन कर लिया है। जिल एक्सेल से लंबे समय बाद मिलकर बहुत खुश होती है और तुरंत उसे और डग को अपने घर ले जाती है जहां वे उससे प्रोफेसर क्लाउड के बारे में पूछते हैं। जिल उन्हें और कुछ कहने से रोकती है क्योंकि वो जानती है कि यहाँ के लोग पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुके हैं और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है। वो डॉग से कहती है कि वो बिना किसी ठोस कारण के किसी की पहचान या स्थान का डिस्क्लोजर नहीं कर सकती। डॉग उसे अपने कॉलेज का एक किस्सा सुनाता है जहाँ उसने अपने नस्लवादी डीन को मुक्का मारा था। इसी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और प्रोफेसर क्लाउड ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उसके पक्ष में खड़े हुए थे। डॉग कहता है कि वो इसके लिए कभी भी उनका ठीक से थैंक यू नहीं कह पाया और जिल उसे उस बूढ़े आदमी के पास ले जाने का फैसला करती है जो शतरंज के खेल में संघर्ष कर रहा है। डॉग उसका साथ देता है और उसे 2 बार में चेकमेट दिलाने में मदद करता है। क्लाउड उसे अपने पुराने छात्रों में से एक मानता है।
जब वे खोया हुआ समय पूरा करने का फैसला करते हैं तभी एक किशोर एक्सेल को बास्केटबॉल मैच की चुनौती देता है ताकि उससे कुछ पैसे ऐंठ सकें। प्रोफेसर क्लाउड डॉग को अपने टेंट में ले जाते हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि वो कितना गिर गया है, लेकिन डॉग को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसे स्किनर के लोकेशन के बारे में कुछ पता है, और जवाब मिलता है कि उन्होंने सालों से बात नहीं की है। वो बताता है कि स्किनर दुनिया को एक रिस्पेक्टेड जीनियस की तरह दिखता था, लेकिन असल में वो अपने रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि उसे बाकी सब कुछ नजर नहीं आता था। क्लाउड कहता है कि वो उस मैडमैन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया, इसलिए उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन उसकी प्रतिभा और अचीवमेंट से उसे जलन होती रही। स्किनर से आगे निकलने के लिए उसने अपने प्रयोगों के नतीजे फैब्रिकेट कर दिए, और जब विश्वविद्यालय को पता चला तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया, और इस तरह वो यहाँ पहुंच गया। उसे अचानक याद आता है कि स्किनर ने एक बार अपनी दादी द्वारा बनाए गए बकलावा और इस्तांबुल के एक छोटे से गांव में उनके रहने के बारे में विस्तार से बात की थी। क्लाउड को नहीं पता कि ये लीड काम आएगी या नहीं। वो उठता है, क्लाउड को धन्यवाद देता है कि उसने अतीत में उसका साथ दिया था, और फिर एक्सेल को ढूंढने निकल पड़ता है जो पिछले 15 मिनट से उस घमंडी किशोर को नीचा दिखा रहा था। डॉग के चेहरे पर भाव देखकर एक्सेल को एहसास होता है कि उसे एक क्लू मिल गया है, और वे अपने बेस की ओर निकल पड़ते हैं। बेस पहुंचकर वे स्किनर की दादी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं मिलती। डॉग को शक है कि इसे जानबूझकर मिटाया गया है, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। अचानक एलेना को एक संदिग्ध जगह मिलती है जहां क्राइम रेट काफी ज्यादा है, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी चालू नहीं है। डॉग को लगता है कि ये वही जगह हो सकती है जहां स्किनर छिपा है, लेकिन लेलैंड और क्रिस को लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। एक्सेल कहता है कि सच्चाई जानने का एकमात्र तरीका उस जगह जाना है, और वे हाइपर लूप से इस्तांबुल पहुंचते हैं। एक्सेल और लेलैंड मैदान में जाते हैं, और डेलुलू टीम शेक डिस्गाइज में आ जाती है ताकि वे वहां घुल मिल सकें, लेकिन और भी अलग दिखें। एक्सेल को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इससे उसकी केओस स्ट्रैटेजी और ध्यान आकर्षित करने की योजना आसान हो जाती है, और जल्द ही वे एक लोकल गैंग से घिर जाते हैं। एक्सेल लेलैंड से कहता है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन अपने लंबे फ्लोइंग गाउन में उसे ऐसा करना मुश्किल लग रहा है। एक्सेल उसे बचाने आता है और कुछ लोगों को गिराकर खुद को भी खींच लेता है। वो चलती बस पर चढ़ जाता है और फिर भागने के लिए टिन रूफटॉप्स पर कूद जाता है, लेकिन लेलैंड ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, और वो छत से सीधे एक लड़की के कमरे में गिर जाता है जो अपनी डॉल से खेल रही होती है। म्यूट गर्ल लेलैंड को अपनी कहानियों का प्रिंस समझती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी बदमाश उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। वे उसका ब्रेसलेट महंगी घड़ी समझकर उतारने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं निकलता तो उसका हाथ काटने को तैयार हो जाते हैं। उसी समय एक्सेल भी उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी लेलैंड चिल्लाता है कि वो यहाँ सिर्फ दादी बेलिंडा का बकलावा खाने आया है। इससे बदमाश तुरंत उसका हाथ काटने की कोशिश बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बुढ़िया मरने के लायक है। गैंगस्टर्स लेलैंड और एक्सेल को सुरक्षित बेलिंडा के घर पहुंचाते हैं, और बेलिंडा उन्हें रास्ते में भेजने के लिए उनका हिस्सा बकलावा देती है। फिर वो अपने मेहमानों को अंदर बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गली के लड़के बस मिसगाइडेड हैं, बुरे लोग नहीं। इसके बाद वो उन्हें अपना मशहूर बाकलावा देती है, और उन्हें एहसास होता है कि ये वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन डेजर्ट है। फिर वो उनसे पूछती है कि वे कौन हैं, और एक्सेल उस बुजुर्ग महिला के साथ ईमानदारी से पेश आने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि वे सीक्रेट एजेंट्स हैं, और बेलिंडा बॉन्ड की प्रशंसक निकलती है। वो एक्सेल की बताई कहानी मान लेती है और पूछती है कि क्या वे उसके पोते के बारे में पूछने आए हैं। वो कहती है कि उसे देखे या उससे बात किए बरसों हो गए हैं, और उसने कभी भी अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की। वो लड़कों को अपने पोते के बारे में प्यार से बताने लगती है, और तभी लेलैंड को एक स्ट्रेंज लुकिंग फ्लावर की किस्म नजर आती है जो दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही पाई जाती है। बेलिंडा उन्हें बताती है कि स्किनर ने उसे ये फूल अतीत में दिया था। वो उन्हें ये भी बताती है कि 3 साल पहले गायब होने पर उसने उसे एक वीडियो मैसेज भेजा था, और फिर उसे दिखाने का फैसला करती है। संदेश में कुछ खास नहीं है, और लेलैंड कहता है कि स्किनर उस तरह का आदमी नहीं दिखता जो एक दिन मानव इतिहास का सबसे भयानक मैसेकर करेगा। तभी बेलिंडा उन्हें बताती है कि उसके पास बकलावा का एक नया बैच तैयार है, और ये सुनकर लेलैंड का ध्यान भंग हो जाता है, जबकि एक्सेल कमरे में इधर उधर देखने लगता है। उसे यकीन है कि घर में कहीं न कहीं एक वीडियो कैमरा जरूर होगा, क्योंकि स्किनर को पता होगा कि लोग उसकी दादी से मिलने आएंगे, और वो चाहेगा कि वो सुरक्षित रहें। वो जल्दी से कैमरा ढूंढता है और स्किनर से कहता है कि उसका चेहरा याद रखे, क्योंकि यही वो आदमी है जो उस कमीने को पकड़ेगा। उसी समय लाजरस एचक्यू में एलेना को एक हैकर का सुराग मिल जाता है, और वो उसे पकड़ने के लिए अपने ग्लोरी डेज में लौटने का फैसला करती है। जल्द ही बाकी टीम बेस पर इकट्ठा हो जाती है, और हिर्श उन्हें बताता है कि जिस हैकर की वे तलाश कर रहे हैं उसका नाम डॉक्टर 909 है। दुनिया भर के साइबर सेल्स सालों से उसे ढूंढने में नाकाम रहे हैं, लेकिन एलेना उसके छिपे हुए क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी ढूंढने में कामयाब रही। वो बताती है कि स्किनर के संदेश के साथ आने से ठीक पहले हाल ही में वॉलेट में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हुए थे। डॉक्टर 909 के खाते में सैम नाम के एक स्टॉक ट्रेडर ने बड़ी रकम जमा की थी, और हर कोई हैरान है क्योंकि ये रकम किसी भी लिहाज से काफी बड़ी है।
हिर्श का कहना है कि सैम के पास कुछ हैपना के शेयर्स थे जिन्हें उसने स्किनर का संदेश जारी होने और शेयर की कीमत गिरने से ठीक पहले बेच दिया था। उसने वो पैसा 909 के खाते में जमा किया था, जिसका मतलब है कि दोनों किसी न किसी तरह स्किनर से जुड़े हुए हैं। एलेना आगे कहती है कि जब स्किनर 3 साल पहले गायब हुआ था तो उसके अस्तित्व के सारे निशान मिट गए थे और ये एक मास्टर हैकर की मदद के बिना संभव नहीं था और वो हैकर 909 ही रहा होगा। डग को लगता है कि 909 ने हैपना की जानकारी के बदले स्किनर की मदद की थी और सैम बस उस हैकर का पार्टनर है जिसने स्टॉक के मूल्य गिरने से पहले ही उसे भुना लिया था। हिर्श इस थियरी से सहमत है और एक्सेल कहता है कि अब उन्हें बस 909 को पकड़ना है। हालांकि चूंकि ये आसान नहीं होने वाला, हिर्श टीम को पहले सैम को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि एलेना 909 के वॉलेट पर नजर रखती है। वे तुरंत सैम के बारे में जानकारी ढूंढने लगते हैं और पाते हैं कि वो एक स्टॉक ट्रेडर है जिसे अपने क्लब में छोटी मोटी पार्टियां करना पसंद है। उसका सोशल मीडिया देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें उसके करीब जाने के लिए उसकी पार्टी में जाना ही पड़ता है। चूंकि सैम के बारे में उन्हें बस इतना ही पता है कि उसे औरतों से घिरा रहना पसंद है, इसलिए ग्रुप अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए लेलैंड को लड़की जैसा कपड़ा पहनाता है। इसी बीच 909 के छिपे हुए वॉलेट की खोजबीन करते हुए एलेना को कुछ बहुत ही संदिग्ध चीज मिलती है। उसे पता चलता है कि उसके खाते में दुनिया भर से पैसे जमा किए गए थे और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पैसे नकद में जमा किए गए थे। हिर्श को लगता है कि 909 ने दुनिया भर के लोगों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन एलेना कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वो समझाती है कि 909 को लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा और उन्हें एक एक्सेस डिवाइस देना होगा ताकि वे पैसे जमा कर सकें। हिर्श उसे सिक्योरिटी कैमरास में उन परमाणुओं की जांच करने के लिए कहता है जहां पैसे जमा किए गए थे और वो जांच शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि पैसे जमा करने वाले ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा है और वो ये भी नहीं बता पा रही है कि क्या सभी वीडियोस में वही व्यक्ति है। क्लब में वापस आकर एक्सेल और बाकी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं और डग लड़कियों से कहता है कि उनका मकसद सैम का ध्यान अपनी ओर खींचना और उसके प्राइवेट जोन में आने का निमंत्रण पाना है। वो उनसे कहता है कि प्राइवेट जोन में पहुंचने के बाद उन्हें उसे किसी एकांत जगह पर फुसलाना चाहिए। लेलैंड घबराकर पूछता है कि अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो क्या होगा, और एक्सेल जवाब देता है कि वे बस कुछ लोगों को पीटेंगे और सैम को जबरदस्ती अगवा कर लेंगे। डग तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है क्योंकि वे यहाँ कोई बवाल खड़ा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके साथ ही वे पार्टी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और क्रिस तुरंत मिशन भूल जाता है क्योंकि पार्टी जगमगाती हुई दिखाई देती है। वो एक्साइटेड होकर डांस फ्लोर पर चली जाती है, जबकि लेलैंड घबराकर छिप जाता है क्योंकि उसे अभी क्रॉस ड्रेसिंग में सहजता महसूस नहीं हो रही है। इस बीच डग और एक्सेल क्लब की सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लेते हैं। एक्सेल ऊपरी मंजिल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है क्योंकि उसके पास वीआईपी एक्सेस नहीं है। तभी कुछ लड़के वहां पहुंचते हैं और उनका लीडर गार्ड को एक ग्लोइंग टैटू दिखाता है, जिससे वो और उसके दोस्त वीआईपी जोन में पहुंच जाते हैं। वे वापस आकर अपनी जानकारी साझा करते हैं और फिर एक्सेल क्रिस के पास जाता है जो बार में महंगे कॉकटेल्स ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वीआईपी टैटू वाला एक नशे में धुत आदमी वहां ड्रिंक के लिए आता है और एक्सेल उसके पीछे पीछे जाता है, जबकि क्रिस सैम के आने की जानकारी लेने के लिए बारटेंडर को तैयार करता है। एक्सेल नशे में धुत उस आदमी का पीछा करते हुए वॉशरूम में जाता है और उसके टैटू को स्कैन करने से पहले ही उसे बेहोश कर देता है। उसी समय डग लेलैंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब उसे एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए तो वो कोने में क्यों छिपा है। लेलैंड उसे बताता है कि उसे अकेले डांस करने में बहुत शर्म आ रही है और डग से भी साथ चलने को कहता है क्योंकि उसके पास भी उसके साथ डांस करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे दोनों डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं और डग अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। लेलैंड ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके अडोरेबल रूप पर किसी का ध्यान जाता है। उसी समय क्रिस एक्सेल से कंप्लेन कर रहा होता है कि उसने खूब डांस किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं चुना। तभी उन्हें लेलैंड का फोन आता है कि उसे चुन लिया गया है और एक्सेल कहता है कि शायद लेलैंड वाकई ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे क्रिस नाराज हो जाता है। खैर, वो लेलैंड के साथ जुड़ जाती है और सैम के आते ही वीआईपी एरिया में दाखिल हो जाती है। वे उसकी फ्लैटरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना ही डिस्गस्टिंग और घमंडी है जितना उन्होंने सोचा था और वे उसमें दिलचस्पी दिखाने की जरा भी कोशिश नहीं करते। लेलैंड चाहता ही नहीं कि सैम उसे छुए भी, इसलिए जब सैम उसके गले में हाथ डालने की कोशिश करता है तो वो एक तरफ हट जाता है। सैम को ये बात बुरी लगती है, लेकिन रात के लिए उसका डीजे मासूम सी दिखने वाली लेलैंड में दिलचस्पी लेने लगता है। वो उसे कोने में ले जाता है और अपनी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वेटर वहां आता है और उसे बताता है कि अब उसके स्टेज पर आने का समय हो गया है। डीजे अनिच्छा से वहां से चला जाता है, लेकिन वेटर से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे ताकि वो भाग न जाए। उसी समय एक्सेल ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए कॉपीड वीआईपी टैटू का इस्तेमाल करता है, लेकिन गार्ड सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उसने टैटू किसी से स्टोलन किया है। वीआईपी एरिया में वापस आकर सैम सभी लड़कियों को शराब पीने का खेल खेलने के लिए कहता है, लेकिन ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था और वे सब बेहोश हो जाती हैं।
वो अपने दोस्तों से कहता है कि इन गोल्ड डिगर्स के साथ जो चाहे करो, क्योंकि वो क्रिस पर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि ड्रग्स का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सैम को जमीन पर पटक देती है और फिर उसके दोस्तों के देखते देखते उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पूरी तरह से धूल चटा देती है। फिर वो उसे पूरी ताकत से लात मारती है और सैम वीआईपी एरिया से नीचे गिरकर अपने डीजे के ऊपर गिर जाता है। दूसरी ओर एलेना को पता चलता है कि 909 के वॉलेट में अभी अभी एक और लेन देन हुआ है और वो स्थान उनके शहर के पास है। वो सिक्योरिटी फुटेज देखती है और देखती है कि वो आदमी पास की एक इमारत की छत पर जा रहा है। एलेना एक अलग कैमरे पर स्विच करती है क्योंकि वो उस आदमी को छत पर एक हेलीकॉप्टर की ओर जाते हुए देखती है और वो उस आदमी की साफ पिक्चर लेने में कामयाब हो जाती है जो विजनरी नाम का डीजे निकलता है। एलेना अब समझती है कि विजनरी दुनिया भर से इतने सारे पैसे जमा कर पाया था क्योंकि वो एक वर्ल्ड टूर पर था। वो तुरंत टीम से संपर्क करती है और उन्हें विजनरी को अरेस्ट करने के लिए कहती है क्योंकि वो उनका लीडर है। एक्सेल और डग, जिन्हें गार्ड्स द्वारा गिरफ्तार किया जाना ही था, इसे अपना सुराग समझ लेते हैं और हाथ पैर चलाने लगते हैं। इस दौरान गार्ड से वेपन्स चुरा लेते हैं। सैम और विजनरी ये देख लेते हैं और तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस बीच लेलैंड भी इस अफरा तफरी में भाग निकलती है, लेकिन वेटर उसका पीछा करता है, इसलिए क्रिस उसे शूट करके बचा लेता है। जल्द ही और भी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उनके और टीम लाजर के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है। एक्सेल देखता है कि सैम और विजनरी अपने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहे हैं और लेलैंड तुरंत उनकी कार लाने के लिए आगे बढ़ता है। एक्सेल और बाकी लोग अपने निशाने पर आए हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन गार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक्सेल क्रिस को सहारा बनाकर जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसे गार्डों पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक सैम का हेलीकॉप्टर उड़ चुका होता है। एक्सेल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता, इसलिए वो इमारत से जंप लगाकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। सैम अपने हेलीकॉप्टर के एआई को एक्सेल को झटकने का आदेश देता है, लेकिन एआई ऐसा करने से इनकार कर देता है, इसलिए वो उसे जोर से किक मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर मैल फंक्शन हो जाता है। हेलीकॉप्टर संतुलन खो देता है और शहर की ओर तेजी से गिरने लगता है और एक्सेल किसी तरह अपने पैरों से उसकी दिशा बदलकर क्रैश से बच जाता है। इस बीच लेलैंड और डग कार में हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर को क्रैश होते देखते हैं, लेलैंड अपना जेट ड्रोन एक्सेल को बचाने के लिए भेजता है, जो क्रेन से टकराने से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। खुशकिस्मती से ड्रोन उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है और लेलैंड उसे बताता है कि उसके लिए भी एक गिफ्ट है। एक्सेल ड्रोन से एक गन निकालता है और फिर लेलैंड उसे सैम के हेलीकॉप्टर की ओर भेजता है, जिसे पूरा भरोसा है कि उसने सभी पीछा करने वालों को चकमा दे दिया है। हालांकि जब वो खिड़की से एक्सेल को अपनी ओर बंदूक तानते देखता है तो वो घबरा जाता है और अपने हेलीकॉप्टर को उस पर टक्कर मारने का आदेश देता है। एआई एक बार फिर ऐसा करने से मना कर देता है और सैम हेलीकॉप्टर को लात मारता है, जिससे उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। एक्सेल हेलीकॉप्टर के ब्लेड से बचता है और फिर उस पर गोली चला देता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाता है। सैम और विजनरी हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, लेकिन तभी एक्सेल मलबे के ऊपर गिर जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। वे घबरा जाते हैं और एक्सेल से उन्हें छोड़ देने की विनती करते हैं। एक्सेल तुरंत स्किनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। एक्सेल पूछता है कि उन्हें घोषणा से पहले हैप्पीनेस के शेयर बेचने का पता कैसे चला। विजनरी एक्सेल को बताता है कि वो डॉक्टर 909 नाम का हैकर है और उसने कंपनी को हैक करके कुछ जानकारी हासिल की है जो अभी भी उसके पेंडेंट में मौजूद है। एक्सेल पेंडेंट मांगता है, लेकिन विजनरी उसे देने से इनकार कर देता है। सैम उसे छीनकर एक्सेल को दे देता है, जो मलबे को नीचे गिरा देता है और उन्हें ड्राउन होने के लिए छोड़ देता है। जब तक एक्सेल और बाकी लोग अपने बेस पर पहुंचते हैं, पुलिस सैम और विजनरी को हैकिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में बचा लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। डॉग कहता है कि ये मिशन नाकाम रहा क्योंकि इन दोनों का स्किनर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एलेना कहती है कि अच्छी बात यह है कि उन्हें पता चला कि हैप्पीनेस की मूल कंपनी डेल्टा मेडिसिन जानती थी कि उनके शेयर गिरने वाले हैं। उसे यकीन है कि स्किनर की घोषणा से पहले ही उन्हें हैप्पीनेस के खतरों के बारे में पता था और इसका मतलब है कि वे ही उनके अगले टारगेट हैं। वे अपना थियरी बनाना शुरू करते हैं और डॉग कहता है कि डेल्टा मेडिसिन हैप्पीनेस के क्लिनिकल परीक्षणों के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि हैप्पीनेस कितना डेंजरस था। इस बीच एलेना विजनरी की पेन ड्राइव में मौजूद फाइलों को छांटती रहती है और उनमें से उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जो एक्सेल को महत्वपूर्ण नहीं लगती। वो कहता है कि शायद डेल्टा मेडिसिन ने स्किनर के साथ मिलकर कंस्पिरेसी रची थी और उन्होंने सारे टेस्ट के नतीजे फेक बनाए थे। हर्ष कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका है और अब उन्हें स्किनर और डेल्टा के बीच का कनेक्शन ढूंढना होगा। तभी एलेना को डेटा में कुछ अजीब लगता है। वो कहती है कि डेल्टा से कोई व्यक्ति साउंड क्लाउड पर हर हफ्ते म्यूजिक अपलोड कर रहा है और अजीब बात तो संगीत ही है। वो एक फाइल चलाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई स्लिंकी नीचे फेंकी जा रही हो। खैर, डॉग को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है और वो एलेना से ऑडियो को इमेज के रूप में खोलने को कहता है। वो झटपट ऐसा करती है और फाइल एक डॉक्यूमेंट के रूप में खुल जाती है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल का असली रिकॉर्ड होता है। हर्ष तुरंत उसे पहचान लेता है, लेकिन इससे डॉग को डेल्टा के साथ उसकी संलिप्तता पर शक हो जाता है। खुशकिस्मती से क्रिस एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो सबका ध्यान भटका देता है। वो पूछती है कि डेल्टा का कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ क्यों होगा कि ट्रायल के नतीजे साउंड क्लाउड पर अपलोड कर दे।
एलेना कहती है कि शायद वे डेटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे थे जो छिपा रहना चाहता था और सभी को तुरंत लगता है कि ये स्किनर ही होगा। वे जल्द ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां संगीत अपलोड करने वाला व्यक्ति रहता है और लेलैंड अपने ड्रोन से उस पर नजर रखने की कोशिश करता है। हालांकि इमारत के चारों ओर सुरक्षा कड़ी है और एक तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा ड्रोन को उड़ान के बीच में ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। क्रिस एक ऊंची इमारत से उस जगह पर नजर रख रही है और वो बताती है कि वे आसपास की इमारतों का इस्तेमाल करके छत पर भी नहीं जा सकते क्योंकि इससे ऊंची कोई इमारत नहीं है। डॉग आगे कहता है कि भूमिगत पार्किंग भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और मुख्य इमारत से जुड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें वहां से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक्सेल कहता है कि उनमें से किसी एक को इमारत की ओर एक हार्नेस फेंकना चाहिए और स्पाइडरमैन की तरह झूलना चाहिए और क्रिस को यह विचार वाकई पसंद आता है। हालांकि डॉग उन्हें बेवकूफी बंद करने के लिए कहता है और आदेश देता है कि वे रात होने तक इंतजार करें। हालांकि एक्सेल इंस्ट्रक्शंस मानने के मूड में नहीं है और बस बिल्डिंग की तरफ चल देता है। क्रिस उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि स्ट्रक्चर सिक्योरिटी गार्ड से भरा है, लेकिन अंदर घुसने से पहले वो बस उसे विंक करता है। वो अपने स्मार्टफोन से सिक्योरिटी गेट खोलता है और जानबूझकर सस्पिशियस एक्शंस करता है, जिससे इमारत के सभी गार्ड्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। वे उसका पीछा करते हैं और जैसे ही एक्सेल लिफ्ट के सामने रुकता है वे उसे चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। एक्सेल जानता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो बस मुस्कुराता है और सभी गार्ड्स के साथ एलिवेटर के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले ही एक गार्ड एक्सेल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देता है क्योंकि अभी प्राइड मंथ नहीं आया है। दरवाजा बंद होते ही पहरेदार उस पर बैटन्स और टेजर से अटैक कर देते हैं, लेकिन उसकी स्किल के आगे वे कुछ भी नहीं है। एक्सेल उनके इर्द गिर्द डांस करता है, छोटी सी जगह में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी एक महिला गार्ड उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपने डंडे से उसका गला घोटने की कोशिश करती है। जवाब में एक्सेल उसका गला घोटने के लिए उसकी टाई खींचने लगता है और कुछ देर ये देखने के बाद कि कौन किसका गला बेटर तरीके से दबा सकता है, एक्सेल उस बिच को अपने ऊपर से हटा देता है। तभी दूसरे गार्ड उठकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एक बैटन से उन्हें भी गिरा देता है। सब नीचे ही पड़े रहते हैं, लेकिन वो सेम गार्ड फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन एक्सेल फिर से टाई से उसका गला दबा देता है और फिर लिफ्ट से ऐसे बाहर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जल्द ही डेल्टा कंपनी के प्रेसिडेंट के लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जो बुरी तरह से जागने की कोशिश कर रहा है। एक्सेल उसके पीछे आता है और अपना फोन उसके सिर पर तानकर उसे गन जैसा दिखाता है। वो उस आदमी से अपनी बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन करने को कहता है और डर के मारे वो उसकी बात मान लेता है। जैसे ही सिस्टम बंद होता है, एलेना तुरंत उसे हैक कर लेती है और एक्सेल उसे HAPNA के क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाता है। ये देखकर वो डर जाता है और पूछता है कि उसे ये डेटा कैसे मिला। तभी क्रिस स्क्रीन पर प्रकट होता है और प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने खुद इसे अपलोड किया है। वो आदमी पैसों की ऑफर देता है, लेकिन एक्सेल बस स्किनर का लोकेशन जानना चाहता है। प्रेसिडेंट साय लेकर कहता है कि स्किनर को ढूंढने में सबसे ज्यादा डेस्परेट वही है। हालांकि उसे उसकी करंट लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है और इसीलिए वे उसे अपना डेटा भेजने के लिए ऑडियो फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। डग फिर प्रेसिडेंट से पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि 3 साल बाद हापना एक जहर बन जाएगा, और प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि तब वे दवा बेच ही नहीं रहे थे। डग पूछता है कि क्या उन्होंने कंफर्म किया था कि हापना डेंजरस है, और प्रेसिडेंट कहते हैं कि इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले उन्होंने चिंपैंजीज पर ट्रायल किया था। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक चिंपैंजी की डेथ हो गई थी और अब वो गोरिल्ला और 100 ह्यूमंस के बीच मैच कभी नहीं देख पाएंगे। वो आगे बताते हैं कि जब चिंप की मौत हुई उसकी आंखों का कलर उड़ गया और एक स्टारी नाइट जैसा पैटर्न बन गया। प्रेसिडेंट कहते हैं कि नेक्स्ट नंबर इंसानों का होगा और वे इसे रोक नहीं सकते। डेल्टा मेडिसिन के रिसर्चर्स ने अपना सारा समय और रिसोर्सेज एक क्योर डेवलप करने में लगा दिए, लेकिन वे हापना को ठीक से समझ भी नहीं पाए। वो कहता है कि स्किनर खुद डेविल है और एक्सेल प्राउडली कहता है कि वे एंजल्स हैं जो उसे हेल में धकेलेंगे। वो अनाउंस करता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे स्किनर को बाहर निकाला जा सकता है। प्लान ये है कि डेल्टा मेडिसिन ने हापना का इलाज खोज लिया है और हिर्श अपने बॉस को इसकी सूचना देती है। वो कहती है कि अगर स्किनर को क्योर मिल गया है तो वो देखने जरूर आएगा कि क्या ये सच है और फिर वे उसे पकड़ सकते हैं। बॉस को लगता है कि ये एक स्टूपिड कोशिश है, लेकिन वो हिर्श को ट्राई करने की परमिशन दे देता है, जबकि वो उसकी रिपोर्ट से एक पेपर एयरप्लेन बना रहा होता है। जल्द ही डेल्टा मेडिसिन में हापना के फेक क्योर की अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग शुरू हो जाती है। एक्सेल और बाकी टीम सिक्योरिटी ड्यूटी पर है, सोचते हुए कि क्या स्किनर खुद आएगा या किसी हैकर से ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि अंदर क्या चल रहा है। एक्सेल कहता है कि शायद वो मर्सनरीज की एक टीम भेजेगा या अंदर कोई एजेंट बैठा देगा। डेल्टा के प्रेसिडेंट अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी को हिर्श को ये बताने भेजते हैं कि उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है और ये कंफर्म कर लिया है कि इमारत में कोई ट्रैप या बग नहीं है। सिक्योरिटी हेड आगे कहता है कि उनके लोगों की बैकग्राउंड चेक पूरी तरह से हुई है, इसलिए उनमें से कोई भी स्पाई नहीं हो सकता। एक्सेल क्यूरियस है कि अगर स्किनर किसी हैकर को हायर करता है और उसे पता चल गया कि वे झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, और हिर्श उसे बताती है कि इसे रोकना एलेना का काम है। जल्द ही टीम सिक्योरिटी रूम में इकट्ठा होती है, जहां एलेना उन्हें डेल्टा कंपनी के 2 नेटवर्क्स के बारे में बताती है।
एक कोर नेटवर्क है जो कॉन्फिडेंशियल डेटा संभालता है और दूसरा बेसिक नेटवर्क है जो नॉर्मल डेटा एक्सचेंज के लिए है। वो बताती है कि कोर नेटवर्क को बाहर से कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि ये आइसोलेटेड है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे इमारत के अंदर अपने स्मार्टफोन्स यूज नहीं कर सकते और अगर उन्हें आपस में कॉल करनी है तो उन्हें ओल्ड स्कूल तरीके अपनाने होंगे। एक्सेल एलेना की लेक्चर पर ध्यान नहीं देता और पीछे खींचता रहता है, लेकिन एलेना कहती है कि चूंकि उन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दी है, कोई भी अच्छा हैकर इसे एक चैलेंज की तरह देखेगा और कोर नेटवर्क में घुसने की कोशिश करेगा। वो बताती है कि उसने हैकर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिक नेटवर्क को थोड़ा वल्नरेबल कर दिया है और जैसे ही कोई अंदर आएगा वो उसे ट्रैप कर लेगी। जल्द ही गेस्ट आने लगते हैं और बिल्डिंग में एंट्री से पहले उन्हें हेवी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। डग और हिर्श भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तभी वे एक ओवरवेट आदमी को डिटेक्ट करते हैं जो अपना गेमिंग कंसोल जमा करना भूल गया था। डग को उस पर डाउट होता है और वो हिर्श से उसके बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसका नाम पैट्रिक है और वो मिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है और स्किनर के एक पुराने कॉलीग ने उसका मेंटरशिप किया था। इससे डग को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि कुछ सस्पिशियस है और वो पैट्रिक पर फुल नजर रखने का निर्णय लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी सीट तक जाती है। इस बीच डेल्टा मेडिसिन्स का प्रेसिडेंट भी स्किनर से फाइट करने की तैयारी करता है। मीटिंग शुरू होते ही वो प्राउडली हापना को नकली एंटीडोट से इंट्रोड्यूस करता है और उसकी टीम एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन कुछ लोग ये सुनते ही नर्वस हो जाते हैं। एक आदमी पेट दर्द की वजह से वॉशरूम जाता है और डग गार्ड्स को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी एलेना अपने बिछाए ट्रैप में फंस जाती है और तुरंत आर्कटिक में हैकर की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने बहुत क्लेवरली खुद को सबकी नजरों से छिपा रखा है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स बुझ जाती हैं और एलेना को एहसास होता है कि हैकर ने इमारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टारगेट किया है। वो सबको जल्दी से हैकर को ढूंढने और पावर वापस लाने के लिए कहती है। एक्सेल तुरंत उस आदमी के पीछे जाता है जो टॉयलेट गया था, लेकिन पूरा बूढ़ा आदमी असल में टॉयलेट में बस एक लट्ठा गिरा रहा था। इस बीच लेलैंड और गार्ड बिजली कंट्रोल रूम की जांच करते हैं और उन्हें वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। ये देखकर सब लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक आदमी कॉन्फ्रेंस रूम में स्टेज की ओर दौड़ता है। वो नकली दवा वाला बॉक्स तोड़ देता है और इंजेक्शन लगा लेता है और हंसते हुए कहता है कि अब वो नहीं मरेगा। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब डेल्टा मेडिसिन्स उस क्योर पर मोनोपोली नहीं कर सकती। डॉग का गुस्सा तब फूटता है जब वो बताता है कि वो दवा सिर्फ हरे रंग के खाने वाले कलर के साथ खारा घोल है और फिर वो शॉक्ड होकर दरवाजा बंद कर लेता है। पता चलता है कि हैकर एक टॉल लड़की है जो एक कोजी रूम में बैठी है। वो पूरी ताकत लगा देती है और एस्केलेटर्स, दरवाजे, यहाँ तक कि टैप्स भी बंद कर देती है। एलेना जल्दी से सिस्टम को रीप्रोग्राम कर देती है ताकि वो उसे रोक सके और हैकर अब उसे हराने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एसी हैक करके कंट्रोल रूम का टेम्परेचर बढ़ा देती है और जब स्टाफ बाहर निकलने के लिए दूर खोलते हैं तो वो सिस्टम के और अंदर पहुंच जाती है। हैकर कोर नेटवर्क में घुस जाती है और एलेना को पता चलता है कि उन पर 50 अलग अलग जगहों से साइबर अटैक हो रहा है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये नंबर गार्ड्स का ही है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उनके वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें हैक किया जा रहा है। एक्सेल इस बारे में चीफ ऑफ सिक्योरिटी से बात करता है और वो जवाब देता है कि वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में किसी ग्लिच के कारण पिछले बैच को वापस मंगवा लिया है और उनकी जगह एडवांस फीचर्स वाले नए भेजे हैं। एलेना की बात सही साबित होती है, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता कि हैकर को कैसे रोका जाए, लेकिन फिर वो अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेती है। वो कोर नेटवर्क की सुरक्षा करना छोड़ देती है और हैकर को ल्योर करने के लिए एक फेक एंटीडोट फॉर्मूला दिखाती है। हालांकि इस फॉर्मूला में एक वायरस होता है जो उसे बताता है कि हैकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है और वो उन पर अटैक करने के लिए हाई बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहा है। हिर्श तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पुलिस को स्टॉक एक्सचेंज पर रेड करने के लिए कहती है, लेकिन वहां बिल्कुल खाली स्पेस होती है क्योंकि मिडनाइट हो चुकी होती है और हैकर असल में एक मूविंग वैन में बैठा होता है। अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद वो पहाड़ों की ओर निकलती है और क्योर फॉर्मूला की फाइल खोलती है, लेकिन वायरस उसके लैपटॉप पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है, इसलिए वो उसे छोड़ने का फैसला करती है। ऐसा करने के बाद एलेना उसे फिर से ट्रैक नहीं कर पाती और उसकी होप टूट जाती है। लकीली बिल्डिंग सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। एलेना एक हैकर से हारने के कारण डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन तभी उसे उसी हैकर का फोन आता है जो पॉपकॉर्न विजर्ड निकलता है, तीसरा लेजेंडरी हैकर जो उसके ही लेवल का है। एलेना घबराकर कॉल उठाती है और पॉपकॉर्न विजर्ड उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेने के लिए अप्रिशिएट करता है। वो उसे नेक्स्ट टाइम और बेटर कोशिश करने के लिए कहता है और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन इससे एलेना को फ्यूचर में बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मोटिवेशन मिल जाता है। अगले दिन डॉग एक पुरानी मैगजीन लेकर उनके बेस पर आता है और क्रिस पूछती है कि क्या उसे ये अपने दादाजी के हिडन ट्रेजर में मिली थी क्योंकि अब कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं करता। डॉग उसे बताता है कि ये 15 साल पुरानी एक स्पिरिचुअल मैगजीन है और इसमें MIT के एक रिसर्चर के एक रिलीजियस सेमिनार में आने का जिक्र है। वो रिसर्चर कोई और नहीं बल्कि एक यंग स्किनर है और उसे देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं।
हिर्श मैगजीन उठाती है और पढ़ती है कि स्किनर एक यंग और रिलेंटलेस रिसर्चर कम्युनियन के आइडियल से डीपली इंस्पायर्ड थी। मैगजीन पढ़ते ही वो उसे नीचे गिरा देती है और एक्सेल पूछता है कि क्या ये कोई क्लू है। डग बताता है कि स्किनर जिस कम्युनियन में गई थी वो अब एक फुल फ्लेज्ड रिलीजन बन चुका है और इसे टावर ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। एलेना ये नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन डॉग को अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने के लिए कहती है। वो कहता है कि टावर ऑफ ट्रूथ एक एआई सॉफ्टवेयर की वर्शिप करता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि उसने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली है और डिवाइन बन गया है। सभी को लगता है कि किसी एआई सॉफ्टवेयर को भगवान मानना एक फूलिश कंसेप्ट है, लेकिन डॉग अपनी रिपोर्ट में बताता है कि टावर ऑफ ट्रूथ के फॉलोअर्स पीसफुल लाइफ का दावा करते हैं, लेकिन वे आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं। वो कहता है कि उनका बेस स्किनर के छिपने के लिए एक परफेक्ट जगह लग रहा है, लेकिन एक्सेल बेट लगाता है कि वो वहां नहीं होगा। जवाब में लेलैंड बेट करती है कि वे बेस पर स्किनर को ढूंढ लेंगे, लेकिन हिर्श उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो एलेना से पूछती है कि क्या वो टावर के एआई सिस्टम को हैक कर सकती है। एलेना मना कर देती है और कहती है कि नागा बाहरी दुनिया से पूरी तरह आइसोलेटेड है, इसलिए वो उस तक नहीं पहुंच सकती। डग पूछता है कि नागा क्या है और वो जवाब देती है कि ये उनके एआई सॉफ्टवेयर का नाम है और वो इसके बारे में जानती है क्योंकि वो टावर ऑफ ट्रूथ में पली बढ़ी है। ये सभी के लिए एक मेजर सरप्राइज होता है, लेकिन फिर हिर्श कहता है कि अगर वे बाहर से सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते तो उन्हें फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन करनी होगी। एलेना कहती है कि अगर वो वहां के लोगों से कह दे कि वो घर लौटना चाहती है तो वे उसे खुशी खुशी वेलकम करेंगे। क्रिस और डग उसके अकेले जाने के खिलाफ हैं क्योंकि ये उसके लिए बहुत डेंजरस होगा और वे सजेस्ट करते हैं कि वो अंदर किसी को साथ ले जाए। एलेना कहती है कि टावर के लोग अडल्ट्स पर डाउट करेंगे, लेकिन अगर किड्स उनके साथ जाना चाहें तो वे अलर्ट कम कर देंगे। इसका मतलब है कि लेलैंड को एलेना का पार्टनर बनना होगा और उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। इसके तुरंत बाद डॉग और एक्सेल समूह को टावर के बेस तक ले जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए वे एक सुरक्षित दूरी पर रुक जाते हैं। डॉग लेलैंड और एलेना को बताता है कि वे तीनों पास के एक होटल में रुकेंगे और उनके मैसेजेस का इंतजार करेंगे। वो उनसे कहता है कि अगर स्किनर मिल जाए तो तुरंत उन्हें सूचित करें और अगर 72 घंटों के अंदर उनसे कोई खबर नहीं मिलती तो वे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। एक्सेल लेलैंड को इसके लिए एक फ्लेयर देता है और फिर क्रिस उसे एलेना का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके साथ ही वे दोनों टावर ऑफ ट्रूथ के बेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां सब उन्हें स्टेयर करते रहते हैं। एलेना अपना सिर नीचे झुकाए रहती है क्योंकि उसे अभी भी यहाँ वापस आने का विचार सहज नहीं लग रहा है, लेकिन तभी उसकी एक पुरानी फ्रेंड उसे पहचान लेती है। हन्ना नाम की लड़की दौड़कर उसके पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और घर में उसका वेलकम करती है। एलेना उसे लेलैंड से मिलवाती है और फिर हन्ना उन्हें मुख्य मंदिर ले जाती है, जहां एलेना की मां कार्ला उनका स्वागत करती है। उनके बीच स्पष्ट रूप से काफी इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन कार्ला उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे हमेशा से पता था कि वो वापस आएगी क्योंकि बाहरी दुनिया गंदी और बुरी है। तभी पंथ का लीडर बिली एलेना और लेलैंड का स्वागत करने वहां पहुंचता है और कहता है कि यह भगवान नागा का आशीर्वाद ही होगा कि वे फेस्टिवल के लिए ठीक समय पर लौट आए। बाद में हन्ना लेलैंड और एलेना को छात्रावास ले जाती है, जहां वो उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इंटरनेट से जुड़े हैं जब्त कर लेती है। वो कहती है कि बाहरी दुनिया झूठी जानकारियों से भरी है जो लोगों को आसानी से मिसगाइड कर सकती है और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। फिर वो कहती है कि भगवान नाग यहाँ सबकी रक्षा करेंगे और कामना करती है कि बाहर के लोग भी अपने ब्रेन वॉश से जाग जाएं। रात में लेलैंड जाग जाता है और बाहर जाता है, अपने ब्रेसलेट से टीम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता। एलेना भी वहां आती है और लेलैंड उसे बताता है कि उन्हें टीम से संपर्क करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा क्योंकि हर जगह जैमर्स लगे हैं, जिससे सैटेलाइट कनेक्शन का इस्तेमाल भी नामुमकिन हो जाता है। दूसरी ओर डग हर्ष से संपर्क करता है और स्किनर के साथ ही MIT में पढ़ने वाले दूसरे शोधकर्ताओं की फाइल्स एक्सेस करने के लिए कहता है। वो कहती है कि वो ऐसा करेगी, लेकिन फिर डग को चेतावनी देती है कि FBI भी सक्रिय है और वे टावर ऑफ ट्रुथ के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल खत्म होने के बाद डग बाहर जाता है, जहां क्रिस एलेना और लेलैंड को लेकर वरीड है, लेकिन एक्सेल को इसकी कोई परवाह नहीं है और वो पार्किंग में ही चक्कर लगा रहा है। पंथ के अंदर वापस आकर लेलैंड एलेना से कार्ला नाम की महिला के बारे में पूछता है। वो समझ सकता था कि वो उसकी माँ थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि वे इतने अजीब क्यों थे। एलेना कहती है कि टावर में सभी को फैमिली माना जाता है और इसके लिए उन्हें अपने खून के रिश्ते को भूलना होगा। वो अपनी माँ को कॉल भी नहीं कर सकती, लेकिन कार्ला को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो बस उनके AI भगवान के बारे में सोचती रहती है। लेलैंड उसके पिता के बारे में पूछता है और एलेना कहती है कि वो उनका नाम भी नहीं जानती। वो नाराज होने लगती है और कहती है कि लेलैंड को अब वो अजीब लग रही होगी और वो ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता जिससे उसे अच्छा लगे। अगले दिन हन्ना उन्हें पंथ के आसपास की सुविधाओं का टूर कराती है। वो कहती है कि यहाँ के लोग खाने पीने से लेकर कपड़ों और औजारों तक सब कुछ खुद बनाते हैं। इसके अलावा इस पंथ में पैसे की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उन्हें वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है और जरूरतमंदों की मदद करनी पड़ती है। इसके बाद वे नाश्ता करने जाते हैं, जहां हन्ना उत्सुकता से उनसे पूछती है कि वे पैसे कमाने के लिए बाहरी दुनिया में क्या करते हैं।
लेलैंड उसे बताना शुरू करता है कि वो बिल्लियों की तलाश में पार्ट टाइम काम करता है और वहीं उसकी मुलाकात एलेना से हुई थी। फिर उसे अचानक टीम लाजरस का सदस्य बनने के बाद से हुए भयानक अनुभव याद आने लगते हैं, बंधक बनाए जाने से लेकर लड़की के वेश में रहने तक। तभी बिली नाश्ते से पहले प्रार्थना शुरू करने के लिए वहां आता है और फिर वो सभी को खाना शुरू करने के लिए कहता है। लेलैंड एक अजीब बैंगनी सूप खाने से हिचकिचाता है जो वाकई थेनोस क्रीम जैसा दिखता है, लेकिन बिली उसे बार बार धकेलता रहता है और आखिरकार उसे निगलना ही पड़ता है। दूसरी ओर एक्सेल अभी भी फन कर रहा है, जबकि डग को एआई सिस्टम नागा के बारे में और जानकारी मिल गई है जिसकी टावर ऑफ ट्रुथ पूजा करता है। वो क्रिस को बताता है कि नागा एक न्यूरल नेटवर्क था जिसे 15 साल पहले विकसित किया गया था। क्रिस पूछता है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और वो बताता है कि ये मानव मस्तिष्क की गतिविधि पर आधारित एक एआई सिस्टम है। जिस व्यक्ति पर उन्होंने नागा एआई आधारित किया था वो कोई और नहीं बल्कि स्किनर था और वे परीक्षण के दौरान उसके ईगो और मानव मनोविज्ञान के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे। डग कहता है कि यह तथ्य उनके मिशन के लिए अप्रासंगिक हो सकता है, लेकिन गंभीर रूप से चिंताजनक बात यह है कि एफबीआई भी सक्रिय है और उन्हें मामले को सुलझाने के लिए उनसे भी तेज होना होगा। पंथ में वापस लेलैंड और एलेना सच्चे विश्वासी होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें स्किनर के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता तो लेलैंड घोषणा करता है कि अब प्लान बी लागू करने का समय आ गया है। वो एलेना से कहता है कि उन्हें नागा सिस्टम को हैक करके कोई भी सुराग ढूंढना होगा, लेकिन हन्ना उनकी बातचीत सुन लेती है। बाद में रात में लेलैंड और एलेना उस इमारत की ओर बढ़ते हैं जहां एआई कोर स्थित है और वे अपने कंगनों के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। वे बिजली की आपूर्ति काट देते हैं, गार्डों को बाहर भेजकर जांच करवाते हैं और फिर कोर रूम में घुस जाते हैं। एलेना नागा सिस्टम से जुड़ती है और उसकी मेमोरी फाइल्स एक्सेस करती है, लेकिन तभी बिली वहां आ पहुंचता है क्योंकि हन्ना ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। लेलैंड एलेना का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि वे चारों तरफ से घिर गए हैं। बिली घोषणा करता है कि वे दोनों अभी भी अशुद्ध हैं और त्योहार के दिन उन्हें इस दुनिया की गंदगी के प्रतीक के रूप में भगवान नागा के सामने शुद्ध किया जाएगा। इस बीच डग को हिर्श से एक फाइल मिलती है और उसे पता चलता है कि बिली असल में मेटिस में एक रिसर्चर था जो नागा एआई सिस्टम पर काम कर रहा था। उसने मेटिस से यह सिस्टम चुराया और उसे पंथ में ले आया और जल्द ही उनका नया देवता बन गया। इसके बाद उसने अपने फॉलोअर्स पर अपना प्रभाव बढ़ाया और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क तोड़ दिया। डॉग और क्रिस इस जानकारी का क्या करें इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक्सेल वहां आता है और कहता है कि चूंकि नागा स्किनर की रेप्लिका है इसलिए शायद वो भी दुनिया को तबाह करना चाहता है। कल्ट में वापस आकर एलेना और लेलैंड को जेल की सेल में डाल दिया जाता है। वो उससे पूछता है कि बिली द्वारा पहले बताए गए प्यूरिफिकेशन और होली सेलिब्रेशन क्या है और वो जवाब देती है कि उसे इस उत्सव के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि ये उसके समय में शुरू नहीं हुआ था। हालांकि वो प्यूरिफिकेशन के बारे में जानती है जिसमें लोगों को कहीं ले जाया जाता है और वे कभी वापस नहीं आते। वो सोचती है कि उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है, लेकिन तभी हन्ना वहां आती है और उसे बताती है कि पापियों को बैनिश नहीं किया जाता बल्कि अलाइव बर्न कर दिया जाता है। वो उन्हें समझाती है कि रूल ब्रेकर्स को यही सजा मिलनी चाहिए और वहां से चली जाती है, लेकिन एलेना उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी फ्रेंड को मरने देने में कोई दिक्कत नहीं है। हन्ना अचानक कहने लगती है कि उसे हमेशा से उससे जेलसी होती रही है। वो कहती है कि एलेना हमेशा वही करती थी जो वो चाहती थी जब तक वो यहाँ फंसी हुई थी, ऑर्डर्स का पालन करती थी। वो अचानक उस पर भड़क उठती है, उस पर गंदा पानी फेंकती है और कहती है कि उसने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। एलेना अपनी दोस्त से कहती है कि इस बार वे दोनों साथ मिलकर यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन हन्ना उसे बताती है कि वो बाहरी दुनिया में नहीं रह सकती। एलेना उसे बताती है कि वो भी पहले यही सोचती थी, लेकिन अब उसे पता है कि यह सच नहीं है। हन्ना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी लेलैंड उसे बताता है कि उसकी पीठ में एक बॉयल है। वो कहता है कि अगर हन्ना में अपनी फ्रीडम की ओर एक कदम बढ़ाने की करेज है तो उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हन्ना उसे कोई जवाब दिए बिना भाग जाती है। अगले दिन होली रिचुअल शुरू होता है और लेलैंड और एलेना को जलाने के लिए पोल से बांध दिया जाता है। जैसे ही बिली जोर से चिल्लाता है कि पापियों को शुद्ध किया जाएगा, प्लेटफॉर्म नीचे कर दिया जाता है और दोनों को गर्मी का एहसास होने लगता है। हालांकि हन्ना फेथ जंप लगाती है और रेड स्मोक छोड़ते हुए बीकन का इस्तेमाल करती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। एक्सेल लगातार पंथ के बेस पर नजर रख रहा था और उसने डग और क्रिस से कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे अड्डे की ओर बढ़े, पंथ के लोग घबरा गए और सोचने लगे कि ये लाल धुआं क्या है। इग्नोरेंट फूल्स को लगा कि ये इस बात का सबूत है कि भगवान नागा क्रोधित हैं, लेकिन बिली को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने सभी को जल्दी से मुख्य मंदिर तक चलने के लिए कहा। लोगों के इकट्ठा होने के बाद बिली एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाता है, मंदिर को बंद कर देता है और उसमें आग लगा देता है। वो अपने अनुयायियों से कहता है कि आज वो दिन है जब वे अपनी आत्मा अपने ईश्वर को अर्पित करेंगे। बाहर एक्सेल और अन्य लोग पंथ में पहुंचते हैं और उसी समय एफबीआई भी वहां पहुंच जाती है। वे जल्दी से एलेना और लेलैंड को मचान से नीचे उतरने में मदद करते हैं, लेकिन एलेना उनसे अंदर फंसे लोगों के लिए कुछ करने के लिए कहती है क्योंकि वे मरने वाले हैं। मंदिर के अंदर बिली अभी भी अपने डिल्यूजन्स में खोया हुआ है क्योंकि आग और धुएं के कारण कई लोग बेहोश हो जाते हैं।
वो भगवान नागा से रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक एआई सिस्टम होता है और आग की वजह से ये अपने ढांचे से गिरकर बिली को कुचल देता है। जल्द ही एफबीआई स्थिति को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझा भी देती है। घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है और एलेना बस देखती रह जाती है कि उसकी मां को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। पास ही हन्ना को भी बाहर ले जाया जाता है और लेलैंड दौड़कर उसके पास जाता है और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। सभी को बाहर निकालने के बाद एक्सेल मंदिर के अंदर जाता है और पाता है कि नागा एआई नष्ट हो चुका है। वो पूछता है कि आखिर इसका मकसद क्या था और एआई स्किनर की आवाज में जवाब देता है कि उसे गॉड बनने का आदेश दिया गया था और इसके लिए उसे इंसानों की जिंदगी में हेरफेर करना था। एक्सेल जवाब से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो इसे पीस ऑफ जंक कहता है और एआई सिस्टम की मेमोरी यूनिट लेकर चलता है और डग बेस पर पहुंचते ही उसका विश्लेषण शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग बारबेक्यू का आनंद लेने के लिए बेस की छत पर इकट्ठा होते हैं। क्रिस, लेलैंड और डग जब मांस और सब्जियों को सींक पर काट रहे होते हैं तब एक्सेल एक डिवाइस पर काम कर रही होती है। क्रिस एक गेम खेलना शुरू करती है जिसमें वो टीम के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाजा लगाती है और कहती है कि एक्सेल 28 साल का दिखता है जबकि डग 40 का, हालांकि दोनों की उम्र 23 साल है। लेलैंड उसकी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस अपनी उम्र छिपा लेता है, इसलिए वो मजाक उड़ाने के लिए उसे आंटी कहने का फैसला करता है। सब्जियां जमा करने के बाद एक्सेल गैरेज में मिले फ्लेम थ्रोअर से बारबेक्यू शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन ग्रिल जलाने के बजाय वो उसे उड़ा देता है। खैर, वे उस छोटी सी डिसअपॉइंटिंग दुर्घटना को भूल जाते हैं और काम पर लौट आते हैं। जब नागा एआई की मेमोरी चिप का विश्लेषण किया जा रहा होता है तब वे टीवी चालू करते हैं और सभी चैनल एक ही चीज दिखा रहे होते हैं, यानी अंटार्कटिका में आखिरी बड़े हिमखंड का पिघलना। हालांकि समूह को लुप्त होते हिमखंडों और ग्लोबल वार्मिंग की ज्यादा चिंता नहीं है, लेलैंड के पास उनके लिए कुछ दिलचस्प है। वो उन्हें स्किनर का एक वीडियो दिखाता है जब उन्होंने यूएन में भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंटार्कटिका की बर्फ ठीक 3 साल में पिघल जाएगी। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी क्योंकि उनके भाषण को ठीक 3 साल हो चुके हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और लेलैंड कहता है कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन स्किनर का सपोर्ट कर रहे हैं। डग कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी चर्चा में है क्योंकि स्किनर ने एक बार इसके बारे में भी भविष्यवाणियां की थीं। क्रिस मजाक में कहता है कि शायद तीसरे विश्व युद्ध में ह्यूमैनिटी का नाश हो जाएगा इससे पहले कि हापना सबको मार डाले, लेकिन लेलैंड को यह मजाक नहीं लगता। तभी हिर्श कमरे में प्रवेश करती है और एक मीटिंग शुरू करती है। वो कहती है कि वे फिर से शुरुआती स्थिति में आ गए हैं क्योंकि एफबीआई को टावर ऑफ ट्रुथ में स्किनर से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके दिमाग पर आधारित एआई सिस्टम भी उससे किसी भी तरह जुड़ा नहीं है, इसलिए उनके पास कोई सुराग नहीं है। डॉग कहता है कि उन्हें मूल बातों पर वापस लौटना चाहिए और जबकि सब उस पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सेल अभी भी खराब हो चुके बारबेक्यू को खाने की कोशिश कर रहा है। खैर, वे स्किनर के इरादों को जानने के लिए उसका वीडियो क्लिप फिर से देखने का फैसला करते हैं। वीडियो में स्किनर घोषणा करता है कि वो इंसानों को जीने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए यहाँ नहीं है, बल्कि वो 7th ट्रम्पेट ब्लोअर के रूप में यहाँ है। क्रिस वीडियो रोककर पूछता है कि 7वां तुरही बजाने वाला क्या है और हिर्श बताता है कि ये नए नियम की बुक ऑफ रेवलेशन से है। पुस्तक के अनुसार भविष्य में जब ईश्वर मनुष्यों पर क्रोधित होगा तो वो पृथ्वी पर तरह तरह की डिजास्टर्स भेजेगा। फरिश्ते मनुष्यों को इसके बारे में चेतावनी देने के लिए अपने सींग बजाएंगे और जब 7वां देवदूत अपनी तुरही बजाएगा तो जजमेंट डे शुरू हो जाएगा। अब जब सभी को पूरी जानकारी हो गई है तो क्रिस पूछता है कि पहली से 6ठी तुरही कब बजाई गई। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन तभी एनालाइजर बीप करता है क्योंकि उसने नागा की स्मृति का प्रसंस्करण पूरा कर लिया है। डॉग उसे जांचने जाता है, लेकिन तभी उसे शक होता है जब वो लेलैंड को कमरे से बाहर जाते देखता है। जल्द ही वे सभी मेमोरी चिप के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उस पर क्या नंबर देख रहे हैं। डॉग बस इतना ही बता पाता है कि नागा एआई ने आखिरी बार यही सोचा था और सबके अपने अपने विचार हैं। एक्सेल को लगता है कि ये किसी फोन नंबर की तरह है और वो तुरंत उस पर कॉल करने की कोशिश करता है, जबकि एलेना किसी छिपे हुए संदेश को ढूंढने की उम्मीद में उसे डीकोड करने की कोशिश करती है। डग को लगता है कि ये नक्शे पर कुछ कोऑर्डिनेट्स की ओर इशारा कर रहा है और उसकी बात सही निकलती है। मेमोरी चिप पर लिखे नंबर दुनिया भर में 4 जगहों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वे सभी समुद्र के किनारे हैं। जबकि हर कोई सोच रहा है कि इसका क्या मतलब है, हिर्श को पता चलता है कि ये सभी जगहें कभी द्वीप हुआ करती थी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने पर इनके डूबने की भविष्यवाणी की गई थी। एलिना इस बारे में ऑनलाइन कुछ खोज करती है और पाती है कि स्किनर ने ये सभी द्वीप पहले ही परचेज कर लिए थे। हर कोई सोच रहा है कि वो इतनी दूर क्यों जाएगा और नागा ऐसा क्यों सोच रही होगी, लेकिन एक्सेल कहता है कि उन्हें स्किनर की योजना के बारे में और जानने के लिए इन जगहों पर गौर करना चाहिए। उसे अकेले में मीट करने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद टीम के 4 मेंबर्स उन 4 जगहों पर जाते हैं, जबकि एलेना बेस पर ही रहकर उनकी निगरानी और कोऑर्डिनेशन करती है। डग फिलीपींस के मनीला जाता है, जो पूरी तरह डूब चुका है और पानी का स्तर इतना बढ़ रहा है कि आसपास के इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वो उस जगह पहुंचकर अपनी कार छोड़ देता है जहां पानी सड़क पर फैला हुआ है और फिर पैदल ही निकल पड़ता है, एडिक्ट से सौदेबाजी करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ एक्सेल मालदीव में है, जो लगभग डूब चुका है। लकीली उसे जल्दी ही एक नाविक मिल जाता है जो उसे मैप पर दिख रहे स्थान तक ले जाने के लिए अग्री हो जाता है।
बेस पर वापस आकर एलेना जितने भी स्नैक्स ढूंढ पाती है सब इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि वहां उसके पास आराम करने के अलावा और कुछ नहीं है और उसे थोड़ा आराम करना ही बेहतर है। इस बीच लेलैंड जापान के इशिगाकी द्वीप पहुंच जाता है, जहां वो पर्यटन बोर्ड के कर्मचारियों को उत्सुकता से इशारा करता है कि वो अपने लिए एक नाव किराए पर लेना चाहता है। हालांकि कर्मचारी बताता है कि नाव किराए पर लेने के लिए उसे कम से कम 10 गेस्ट की जरूरत है, लेकिन वहां कोई नहीं है, इसलिए वो मासूमियत से महिला से रिक्वेस्ट करता है। उसी समय क्रिस फिजी में पूरी तरह से पार्टी के मूड में है और वो भीख मांगने या उधार लेने के बजाय एक इलेक्ट्रिक बोट खरीद लेती है। एलेना उनके फुटेज देखती है जब वे अपनी अपनी जगह की ओर बढ़ते हैं और सभी बताते हैं कि वे लगभग 10 मिनट में सही निर्देशांक पर पहुंच जाएंगे, लेकिन क्रिस पहले ही अपने स्थान पर पहुंच चुकी होती है, इसलिए वो स्कूबा डाइविंग करने का फैसला करती है। हालांकि एक और तेज रफ्तार नाव पास से गुजरती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सोचती है कि आखिर उनका मामला क्या है। जल्द ही बाकी लोग भी अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं और पहली नजर में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। लेलैंड अचानक पूछता है कि क्या स्किनर को ढूंढने के बाद टीम लाजरस को डिसबैंड कर दिया जाएगा। डॉग ने पुष्टि करते हुए कहा कि एक बार जब वे अपना टारगेट हासिल कर लेंगे तो उन्हें साथ रहने की कोई जरूरत नहीं होगी, और लेलैंड जवाब देता है कि ये सब बेकार लगता है। इसके बाद वे सभी समुद्र में डाइव लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्रिस कहती है कि उसे ऐसा साफ समुद्र और नीला आसमान देखे हुए बहुत समय हो गया है, और दूसरे लोग भी उससे सहमत हैं, क्योंकि शहर बहुत पोल्यूटेड है और आसमान हमेशा धूसर रहता है। वो सोचती है कि क्या स्किनर उन्हें ये दिखाना चाहता था कि इंसानों द्वारा बर्बाद किए बिना भी जगहें कितनी खूबसूरत बनी रहती हैं। वो पानी पर तैरते हुए एक फिलोसोफर बन जाती है और रोने लगती है, ये सोचकर कि इंसान तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुनिया तो रहेगी। दूसरी तरफ एक्सेल भी बिना कुछ पाए समुद्र से बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नाविक के चेहरे पर एक ताज़ा चोट है। वो उससे इसके बारे में पूछता है और नाविक जवाब देता है कि अभी अभी एक उड़ती हुई मछली ने उसे मारा है। एक्सेल पूछता है कि क्या उसे पेन हो रहा है, और नाविक जवाब देता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो बीमारियों और दर्द से मुक्त है। एक्सेल पूछता है कि क्या उसने कभी हपना लिया है, और नाविक उसे बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इलाके के लोग स्वाभाविक रूप से दर्द से प्रतिरक्षित होते हैं। एक्सेल तुरंत टीम को इसके बारे में बताता है और नाविक उत्सुकता से बताता है कि जब वो छोटा था स्किनर उनके द्वीप पर आया था। उसने द्वीप खरीदा था और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए पैसे दिए थे, और वे खुशी खुशी उसे ले गए। डॉग तुरंत एलिना को दूसरे द्वीपों के कैश फ्लो की भी जांच करने का आदेश देता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि स्किनर 15 साल पहले कुछ डीएनए सैंपल्स लेने के लिए इस द्वीप पर आया था, और उसने बाकी 3 द्वीपों पर भी यही किया था। डॉग कहता है कि डीएनए निस्संदेह हैपना के विकास से जुड़ा है और पूछता है कि उन पर रिसर्च कहाँ किया गया था। एलिना बताती है कि यह हैंगिस रिसर्च सेंटर में किया गया था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। वो उस समय वहां काम कर रहे शोधकर्ताओं का विवरण ढूंढने का फैसला करती है। इस बीच एक्सेल और लेलैंड इस बारे में बात करने लगते हैं कि वे स्किनर के नक्शेकदम पर कैसे चल रहे हैं, और शायद वो चाहता था कि वे भी दुनिया को अपनी तरह देखें ताकि वे भी उसके जैसा महसूस कर सकें। डॉग को सच में इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन वो जानता है कि स्किनर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। उसी दौरान हिर्श अपनी बॉस के साथ एक कला संग्रहालय जा रही है, जो कुछ जरूरी बातें करना चाहती है। वो पहले उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग सकता है कि वो स्किनर के लिए उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल उसे मिशन पर बनाए रखने के लिए कर रहा है। हालांकि हिर्श उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वो किसी भी कीमत पर स्किनर को ढूंढना चाहती है। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि संघीय एजेंसियों ने एक्सेल की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि टेक्निकली वो अभी भी एक फ्यूजिटिव प्रिजनर है, और हिर्श उसे एक्सेल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने को कहता है, क्योंकि वो इस मिशन के लिए जरूरी है। जल्द ही वे द रेजरेक्शन ऑफ लाजरस नामक एक पेंटिंग तक पहुंच जाते हैं और बॉस हिर्श से मुख्य प्रश्न पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या स्किनर ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो दुष्ट बन गया है, लेकिन हिर्श इससे सहमत नहीं है। वो कहती है कि स्किनर अब भी वही आदमी है जिसे वो हमेशा से जानती थी। वो कहती है कि वो हमेशा से बहुत ईमानदार था और आज भी वो हर काम पूरी ऑनेस्टी से कर रहा है। वो मानती है कि वो भी इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि उसने मानवता से उम्मीद नहीं खोई है और उसकी बॉस को उम्मीद है कि वो सही है। बेस पर वापस आकर एलेना को आखिरकार स्किनर के साथ ही रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहे शोधकर्ताओं की एक लिस्ट मिल जाती है और वो सूची में हिर्श का नाम देखकर चौंक जाती है। इस बीच क्रिस के ठिकाने पर रात हो चुकी है और जैसे ही वो अपने मिशन से लौटती है उसे आसपास कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उन पर ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी एक लेस्बियन हेयरकट वाली लड़की उसके सामने से गुजरती है और वो डर के मारे ठिठक जाती है। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे रोक लेती है और दयनीय भाव के साथ उसे अलेक्जेंड्रा कहती है, जो जल्द ही एक कड़वी मुस्कान में बदल जाता है। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होती है। हाँ, अगर वीडियो को एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।